दास्तान इश्क की भाग 6। अब तक आपने पढ़ा। राधिका पूजा के लिए आदित्य के घर आती है। वहाँ वो वीर प्रताप जी, रूपाली और राघव से मिलती है। अब आगे राघव आदित्य को आकर बताता है कि राधिका चली गई। आदित्य कुर्सी पर सिर टिकाए बस हाँ बोलता है। क्या हुआ? कुछ नहीं। आज घनश्याम दास जी से मिलना है, याद है ना? हाँ, मैं आता हूँ रेडी होकर, कहते हुए आदित्य उठा और रेडी होने के लिए चला गया। बाहर वीर प्रताप जी और रूपाली बैठे हुए बातें कर रहे थे। रूपाली ने वीर प्रताप जी को बताया कि राधिका अभी तैयार नहीं है इस शादी के लिए। हाँ, कैसे होगी? आदित्य ने सही नहीं किया, थोड़ा समय देना होगा, तब शायद सब ठीक हो जाए। हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन राधिका के आने से घर में रौनक हो गई थी। अब हमें भी चलना चाहिए, वीर प्रताप जी ने कहा। तभी आदित्य और राघव भी आ गए। आप दोनों कहीं जा रहे हैं तो हमें भी रास्ते में छोड़ दें। जी, आदित्य ने कहा और सब बाहर आकर गाड़ी में बैठकर चले गए। उधर रास्ते में भुवन की गाड़ी के आगे जो गाड़ी थी आधे रास्ते पर पहुंची ही थी कि उसकी गाड़ी अचानक रुक गई। पीछे वाली भी सारी गाड़ियां रुक गई। भुवन ने आगे वाली गाड़ी के ड्राइवर को फोन किया। क्या हुआ विजय, गाड़ी क्यों रोक दी? सर, पत्थर का ढेर है ऊंचा सा पूरे रास्ते पर। अच्छा, तो साफ करो, लेकिन देखकर। जी सर, कहकर विजय अपनी गाड़ी में बैठे हुए आदमी को लेकर उतर गया। तभी गाड़ियों के चारों तरफ धुआं फैलने लगा। भुवन ने देखा तो उसे खतरे का अंदेशा हुआ। जब तक वो कुछ समझता और करता, धुआं बहुत फैल चुका था। ये क्या हो रहा है? देवेंद्र जी ने पूछा। सर, आप बैठे रहें, मैं देखता हूँ। भुवन ने अपने नाक पर रुमाल रखा, गाड़ी का दरवाजा खोला। जैसे ही भुवन ने दरवाजा खोला, 2-3 लोग मास्क लगाए आए। उन्होंने भुवन को एक तरफ धक्का दिया। भुवन कुछ करता इससे पहले एक आदमी ने उसके दोनों हाथों को पीछे किया और बांध दिया। गाड़ी का दरवाजा खुलने से सारा धुआं गाड़ी के अंदर आ गया। राधिका ने देखा तो दुपट्टे से अपनी नाक को ढका और ड्राइवर को दरवाजा बंद करने को बोला। ड्राइवर ने हाथ बढ़ाकर दरवाजा बंद करने की कोशिश की तो एक और आदमी ने उसके दूसरी तरफ का दरवाजा खोला और उसे बाहर निकालकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इस वक्त सब बेबस थे। देवेंद्र जी और शीतल की आंखें हल्के हल्के बंद हो रही थी। कुछ ऐसा ही हाल राधिका का भी था। ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए आदमी ने गाड़ी को पीछे किया और वहां से निकालकर आगे ले गया। राधिका ने अपनी अधखुली आंखों से देखा तो चारों तरफ धुआं दिखाई दे रहा था। उसने अपना मोबाइल खोला। वो कोई नंबर डायल करती, लेकिन तब तक वो बेहोश हो गई थी और उसका मोबाइल उसके हाथ से गिर गया। सारे लोग जो भी गाड़ी में थे उनकी मदद करने उतरे, लेकिन एक एक करके वहीं बेहोश हो गए। लगभग 1 घंटे बाद वो गाड़ी एक घर के सामने आकर रुकी। उन्होंने राधिका, देवेंद्र जी और शीतल को गाड़ी से बाहर निकाला और एक कमरे में कुर्सी पर ले जाकर रस्सी से बांध दिया। उस आदमी ने किसी को फोन लगाया। उधर से एक ही रिंग में फोन उठा लिया। सर, काम हो गया, वो तीनों मेरे कब्जे में हैं। शाबाश शेरा, तुमसे यही उम्मीद थी। हम पहुंच रहे हैं थोड़ी देर। जी सर। रोड पर बेहोश हुए आदित्य के गार्ड्स को धीरे धीरे होश आ रहा था। भुवन को जब हल्का सा होश आया तो उसके सिर में बहुत तेज दर्द हुआ। वो अपना सिर पकड़ते हुए लड़खड़ाते हुए उठा। उसने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और आदित्य को फोन लगाया। आदित्य उस वक्त घनश्याम दास जी के साथ मीटिंग में व्यस्त था। उसका फोन वाइब्रेट कर रहा था। उसने जब देखा कि भुवन का फोन है तो मीटिंग रोककर बोला, हम अभी आते हैं। वो मीटिंग रूम से बाहर चला गया। हाँ बोलो भुवन। भुवन ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, सर, वो ठकुराइन देवेंद्र जी और शीतल जी को ले गए। क्या कहा? ले गए? कौन ले गया? तुम सब क्या कर रहे थे? आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा। भुवन ने कहा, सर, इतना धुआं था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आदित्य के चिल्लाने की आवाज सुनकर राघव भी बाहर आ गया। उसने इशारे से पूछा, क्या हुआ? तुम हो कहाँ? सर, रायपुर के आधे रास्ते पर हैं। तुम वहीं रुको, हम आते हैं। चलो राघव। राघव ने मीटिंग को वहीं खत्म करने को बोला और आदित्य के साथ गाड़ी में बैठ गया। आदित्य जितनी तेज गाड़ी चला सकता था चला रहा था। राघव ने गार्ड्स को फोन करके आने को कहा। 1 घंटे बाद सब उसी जगह पर थे जहां से राधिका को वो लोग लेकर गए थे। आदित्य और राघव गाड़ी से उतरे। भुवन दौड़कर गाड़ी के पास आया और बोला, हमें माफ कर दीजिए सर, ऐसा हो जाएगा, हमें पता नहीं था।
आदित्य बहुत गुस्से में था। राघव ने कहा, क्या हुआ था? सर, वो रास्ते पर किसी ने पत्थर डाल दिए। विजय ने देखा गाड़ी खोलकर, बस उसी वक्त इतना धुआं हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर हमें कुछ याद नहीं, मैं उठा तो आपको फोन लगाया। सर, हमें माफ कर दीजिए। राघव ने भुवन के कंधे पर हाथ रखा। एक पुराने से घर के सामने 2-3 गाड़ियां आकर रुकी, जहां राधिका को रखा था। राधिका, देवेंद्र जी और शीतल को होश आ गया था। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। राधिका ने देखा उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। आप दोनों ठीक है ना? हाँ लाडो, बस सिर भारी हो रहा है। राधिका हाथों को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। ये सब किसने किया है और क्यों? एक बार मेरे हाथ खोल दो, फिर मैं बताती हूँ इनको। खोल देंगे, पहले जान पहचान तो कर लें। दूसरी तरफ से आवाज आती हुई सुनाई दी। कौन हो आप और हमें क्यों पकड़ा है? ओम ठाकुर। देवेंद्र जी ने जब आते हुए शख्स की तरफ देखा तो बोले, प्रणाम भाई साहब। विक्रम ने भी उनके पैर छुए। देवेंद्र जी ने अपने पैर पीछे कर लिए। भाभी के भी पैर छुओ। विक्रम ने राधिका के भी पैर छुए और बोला, प्रणाम भाभी। कौन हैं आप? अरे, आपको किसी ने नहीं बताया होगा, हम उदय भाई साहब के छोटे भाई ओम ठाकुर हैं, आपके चाचा ससुर, और ये है आपका देवर विक्रम। हमारी कोई शादी नहीं हुई है। और ये क्या रिश्ता बता रहे हैं आप? शादी नहीं हुई है तो आप पूजा में क्या करने गई थी? वो तो हम। कहते कहते राधिका रुक गई। क्या? कुछ नहीं। हाथ पैर खोले मेरे। विक्रम, बहुरानी कुछ मांग रही हैं, चलो खोल दो इनको। विक्रम ने राधिका के हाथ खोले, फिर उसके पैर खोल दिए। जैसे ही उसने राधिका के पैरों से रस्सी को अलग किया, राधिका ने एक जोर की लात उसे मारी। विक्रम थोड़ा दूर जाकर गिरा। राधिका फुर्ती से उसके पास गई। उसने एक बार फिर पैर से उसके पेट पर मारा। विक्रम की चीख निकल गई। बहुरानी! ओम ठाकुर चिल्लाए। तब तक राधिका ने विक्रम को कॉलर से पकड़कर उठाया। खबरदार ओम ठाकुर, खड़े रहो अपनी जगह पर, वरना इतना मारूंगी इसे कि अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। और जितने भी लोग हैं बाहर तुम्हारे, बुलाओ सबको। ओम ठाकुर ने कहा, अरे बहुरानी, हम तो बस। चुप एकदम, बुलाओ अपने आदमियों को। ओम ठाकुर ने आवाज दी, आ जाओ सब अंदर। ताऊ जी, आप और माँ मेरे पीछे आ जाइए। देवेंद्र जी और शीतल उसके पीछे आ गए। चाबी फेंको गाड़ी की। एक आदमी ने गाड़ी की चाबी फेंकी। चलो गाड़ी तक लेकर जाओ इनको और वापस आओ। राधिका ने उस चाबी देने वाले आदमी से कहा। ताऊ जी, आप माँ को गाड़ी में बिठाइए और गाड़ी स्टार्ट कीजिए। लाडो आप। मैं आ जाऊंगी, आप जल्दी करें। देवेंद्र जी शीतल को लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गए। देवेंद्र जी ने शीतल को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो आदमी वापस आकर सबके साथ खड़ा हो गया। राधिका ने देखा तो कमरे के दरवाजे तक विक्रम के साथ आई और उसे जोर का धक्का दिया। विक्रम अंदर की तरफ गिरा। ओम ठाकुर ने उसे उठाया। राधिका ने बाहर से दरवाजा बंद किया और भागकर गाड़ी में बैठ गई। देवेंद्र जी और शीतल ने राहत की सांस ली। आप ठीक है ना लाडो? हाँ ताऊ जी, हम ठीक हैं। आप जल्दी से गाड़ी की स्पीड तेज कीजिए। लेकिन जाना किस तरफ है लाडो, हमें पता नहीं है। और ये कौन सी जगह है? ताऊ जी, आप बस गाड़ी चलाते रहिए, बाकी हम अभी फोन में देखकर बताते हैं। राधिका ने देखा तो उसका फोन नहीं था। देवेंद्र जी और शीतल का फोन भी नहीं था। ताऊ जी, अभी कहीं ना कहीं कुछ लिखा हुआ दिखेगा तो पता चल जाएगा। आप फिलहाल चलाइए गाड़ी। आशा करती हूँ दोस्तों, कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।